वफाकी काबीना में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और एक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब का जो एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू की वजह से काबीना के अंदर बहुत से लोग जो हैं उन्होंने आज एक दूसरे के साथ बहुत शिकवा शिकायत किया। और शिकवा शिकायत कहाँ पे किया? वफाकी काबीना के इजलास में, जिसकी सदारत कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान। और वहाँ पर इतलात ये हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको कहा गया कि आप बेवक्त बातें करते हैं, और असद उमर साहब ने कुछ वहाँ पर सख्त बातें भी की। और भी वहाँ पे बातें हुई हैं। क्या बातें हुई हैं वो आज हम आपको नहीं बताएंगे। कौन बताएगा आपको? आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान पार्लियामेंट। और आज हमने अपने प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे अरकान पार्लियामेंट को दावत दी है जो आपको बहुत अंदर की बात बताएंगे। और जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो तो कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट जो कुछ आपको बताएंगे वो फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू की बहुत आगे की बात है। लिहाजा आज आप ज़रा अपना दिलो जिगर थाम लें और मैं तारुफ करवाता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फैसलाबाद से कौमी असम्बली के रुकन हैं। और जनाब ख्वाजा शराज महमूद साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए। अभी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। राजा रियाज साहब, परसों आप कौमी असम्बली के इजलास में कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आपको बोलने नहीं दिया गया। आप क्या कहना चाह रहे थे? जी आमन साहब, शुक्रिया। बात यह है जी कि आपके सामने है कि मुल्क में इस वक्त पेट्रोल लोगों को नहीं मिल रहा, और पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल होने के बावजूद, सस्ता होने के बावजूद शदीद किल्लत है। और उसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो मुंतखब लोग नहीं लगाए हुए खान साहब, वो इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं यही सवाल स्पीकर साहब से पूछना चाहता था। मोटरवे हमारी बनी है, आज तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। इनसे पूछ लें, बैठे हैं जनूबी पंजाब के भाई, सखर तक चल रही है, लेकिन उस पर पूरी मोटरवे पे ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई। हर आदमी, कोई मुल्तान नीचे उतर के पेट्रोल डलवाता है, कोई लिया नीचे उतर के पेट्रोल डलवाता है। मुल्तान जहाँ आप उन किसी को तो पूछें कि ये मोटरवे चल गई है तो इसके ऊपर जो सहूलतें देने वाला सिस्टम है वो 8 महीने से क्यों नहीं चला। गंदम है, वो अभी गंदम की फसल ख़त्म हुई है तो गंदम का रेट उस मंडियों में 1700-1800 हो गया। थैला ये कहते थे कि हम, जो खान साहब के वज़ीर हैं या मशीर हैं, वो कहते थे कि हम 800 रुपये का देंगे, वो मिल रहा है 1200 रुपये का। तो कोई किसी भी चीज़ पे हुकूमत की गिरफ्त, खान साहब को गलत बयानी की जा रही है, उन्हें झूठ बताया जा रहा है। और ये लोग जो उनके इर्द गिर्द मशीर हैं, जो जिनका कोई हल्का नहीं, जिनके टैची केस हैं, जिस दिन हुकूमत जानी है इन्होंने टैची केस उठाने और बाहर के मुल्क में चले। तो फेस तो हमने अवाम को करना है, इलेक्शन में हमने जाना है, तो हमें तो सारा दिन आके लोग इतने हमारे साथ करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या डिज़र्व है। करप्शन की बात सुन लें, जब पीटीआई की हुकूमत आई, जो करप्शन 10,000 थी वो अब आज 30,000 पे पहुंच चुकी है। और इससे बड़ी बात जो मैं करना चाहता था कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी आज है। और खान साहब को मैंने ये खुद भी रिक्वेस्ट की थी कि ये आप मेहरबानी करें, तवाज़ुन पैदा करें सियासी लोगों में और ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन तमाम मामलात को हैंडल कर लिया है या उनकी सुपरमेसी हो गई है ब्यूरोक्रेसी। तो जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही है वो दुरुस्त कही है, 100% उन्होंने बात दुरुस्त की है। लेकिन एक चीज़ से मुझे इख्तलाफ है कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का कहा है। जहांगीर तरीन साहब ने 3 दफ़ा ये बात कही थी कि असद उमर को हटाने में मेरा कोई रोल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो झूठ बोलने वाले आदमी नहीं। अगर उन्होंने किया होता तो वो कहते। तो आप कह रहे हैं कि असद उमर को हटाने में जहांगीर तरीन का कोई रोल ना था। ये मेरे सामने उन्होंने बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की थी, मीडिया में ये बात की थी, और हम 8-10 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का जहाँ मर्जी असद उमर मेरे से कर ले तो उसको हटाने में मेरा कोई रोल नहीं। जी ख्वाजा शराज साहब, आज कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें आपके एक साथी हैं जनूबी पंजाब से हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात सुने। आपने सुनी भी होगी लेकिन ज़रा दोबारा सुने। रियाज मज़ारी साहब ने क्या बात की, ज़रा सुने। कोरोना की बात मैं करना चाहता हूं जी। हमारा तहसील या डिस्ट्रिक्ट इस ऐसी जगह पे है, या तो हमें जाके टेस्ट करवाना पड़ता है सखर में या मुल्तान में।
हमारे तहसील में कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। हमारा तहसील है बिल्कुल, उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अपना एक साथी दोस्त, उसके कुछ 60 भैंसे ले गए हैं, अभी तक वो बेचारा जलील होता फिर रहा है। और उसने हमें छोड़ दिया है, हमारी पार्टी को छोड़ दिया। उसने इसलिए छोड़ दिया कि भी वो हमें कहता है या आप नाअहल हैं या आपकी हुकूमत में दम नहीं है। जी ख्वाजा साहब, रियाज मज़ारी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी आपके करीब ही है, क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ वीर साहब, मैं एक लाइटर नोट पे एक बात आपको सुनाना चाहूँगा। बड़े सगीर में बड़े ज़बरदस्त हुक्मरान मुग़लों में औरंगज़ेब आलमगीर गुज़रे। औरंगज़ेब आलमगीर की एक बेटी थी ज़ैबुन्निसा। वो शायरा थीं, बड़ी पढ़ी लिखी खातून थीं। मख्फ़ी उनका तखल्लुस था। मख्फी? मख्फ़ी, बहुत खूबसूरत तखल्लुस। बहुत खूबसूरत तखल्लुस था। और ज़ैबुन्निसा साहिब दीवान शायरा थीं। उनका एक शेर है बड़ा खूबसूरत, ए अंदलीब नादां दम दर गुलू फरोबंद, नाजुक मिजाज शाहां ताबे सुखन न दारत। हाँ, तो गुजारिश ये है कि वो तो बादशाह की बेटी थीं, उन्हें बादशाह के मिजाज का इल्म था। देखें, गुजारिश ये है कि हम भी एक जमहूरी दौर में इस वक्त ज़िंदा हैं। आप हम सब यहाँ पे जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, यकीनन बातें तो यहाँ पे करनी पड़ेंगी, बातें हो भी रही हैं। जनूबी पंजाब सूबा महाज के जो सरबराह थे मीर बलखशर मज़ारी साहब, उनका पूरे जनूबी पंजाब में बहुत एहतराम का रिश्ता है। हमारे भी वो बुज़ुर्ग हैं, रियाज मज़ारी साहब उनके साहिबजादे हैं। अगर रियाज मज़ारी साहब की ये फीलिंग्स हैं और उन्हें बयान की हैं तो मेरा ख्याल में उन्होंने ठीक किया है। और मुझे याद है कि उन्होंने मुनाफिकत नहीं की, उन्होंने अपनी फीलिंग्स बयान की, अपनी हुकूमत को कहा कि देखें आप अपनी जो सफ़े हैं उनको सीधा करें, दुरुस्त करें, चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे निशानदही करते हैं तो यकीन जाने को हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हम अपनी हुकूमत को हक़ायक़ बता रहे हैं। अगर हुकूमत में बैठे हुए हमारे वो साथी जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो अनइलेक्टेड हैं, जिन्होंने लोगों को जाके जवाब नहीं देना, हमने लोगों को जवाब देना है, लोग हमारा गिरबान पकड़ते हैं, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ तक मेरा कोई रेफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि मैं जूती घिसा के अपने लोगों से वोट मांग के आता हूँ। अगर लोगों के मसाइल में यहाँ पे उजागर नहीं कर सकता, सर मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ लोगों को याद रहता है, लोग उसकी मिसाल देते हैं, लोग कोट करते हैं। अगर आप उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते और ख़राबी नज़र आ रही है तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे? आपके सामने है। मैं हामिद भाई अर्ज़ करूं कि अभी वेरी रिसेंटली पिछले हफ्ते भी लोधरा में पुलिस तशद्दुद से एक बंदे की हलाकत हो गई। आप मुझे बताएं थानों में आज भी क्या होता है? उसी तरह लोग मारे जाते हैं, उसी तरह लोगों पे तशद्दुद होता है। लोग अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बदतरीन तशद्दुद के मराहिल से गुजरते हैं, अपनी जानों से जाते हैं, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया जाता है। होता क्या है यहाँ पे? आप किसी चीज़ को भी सीरियस नहीं ले रहे, लोग तो देख रहे हैं जनाब। आप यकीन जाने हमारा रोमांस है पीटीआई, और हमारा रोमांस, लोगों का रोमांस, यंगस्टर्स का रोमांस, अगर हमारे सामने ही वो ख़त्म हो रहा हो तो यकीनन तकलीफ होगी हमें। लेकिन तो प्राइम मिनिस्टर को जाहिर है हमने ही कहना है। मैं तो एक तो जाहिर है ये मैं कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक दफ़ा उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं पार्लियामेंट की कार्रवाई में खुद आऊँगा। बरतानवी पार्लियामेंट की मिसाल देते हुए उन्होंने फरमाया कि जिस तरह वहाँ पे क्वेश्चन आर में प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करते हैं क्वेश्चन आर को, मैं करूँगा। सर ये हमारे लिए बड़ी खूबसूरत यादें हैं। हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी उन तमाम चीज़ों को रिवाइव करें, लोगों का एतमाद बहाल होगा। आपको शिकवा है कि प्राइम मिनिस्टर कौमी असम्बली की कार्रवाई में क्यों नहीं आते? हमें शिकवा है और हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते रहे हैं। मैं अब भी कहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में, देखें सर पॉलिटिशियन की स्ट्रेंथ कहाँ पे है आप मुझे बताएं। पार्लियामेंट के अंदर है। अगर हमारे वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में बैठे हों तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। हम बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी शिकवा शिकायत, अपनी बातें, और फिर हम वहां पे खड़े हुए, अगर मैंने नंबर भी टांगने हैं तो अपने वज़ीर आज़म के सामने टांगूंगा खड़े होके। वगरना तो सर हाउस में यह सिचुएशन है कि दोनों तरफ की लीडरशिप गायब है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हामिद मीर साहब
कि अपोजिशन की सफ़ों में भी उनकी लीडरशिप नज़र नहीं आती, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं होते। आप मुझे बताएं, हम शिकवा करें तो किससे करें? तो कोई वजीर नहीं था आज पूरे दिन में, कोई वजीर। देखिए एक और रिवायत, आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं होता? सर मैं एक और रिवायत आपको, पार्लिमानी पार्टी का इजलास बहुत कम होता है। पिछले इस सेशन के ऊपर तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है शाह महमूद साहब ने चेयर किया। देखें, गुजारिश ये है कि शाह महमूद साहब के साथ वो गिला शिकवा तो नहीं हो सकता जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो सकता है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म में एक खसूसियत है, वो बात सुनते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बर्दाश्त नहीं करते हमारी बात, वो सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारी एक्सेसिबिलिटी उन तक बेहतर होगी तो ज़ाहिर है चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, और जिन खराबियों का अगर हम या हमारे जो बाकी अरकान हैं वो निशानदेही करते हैं तो उनके नोट्स तो लिए जाने चाहिए। आप मुझे बताएं कि मेरा ज़ाहिर है मेरा एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है बाबर अवान साहब के साथ, हमारे वो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं। अब पिछले दिनों मुझे भी एक वॉकआउट करना पड़ा इस बात के ऊपर कि पार्लिमानी रिवायात हैं हामिद मीर साहब कि अगर एजेंडे के ऊपर कोई चीज़ आपने लगाई है तो उसको आपने पहले लेना है। हाँ। जनरल डिबेट आप बाद में लेके जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन कॉलिंग अटेंशन नहीं लिया, तो इस पर मैंने जाके स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब, क्या मैं उठ के ये रूलिंग आपकी मांगूं अगर हाउस में कि 450 अरकान हैं नेशनल असम्बली और सेनेट के, और आपके एक मुंतखब रुकन जो हैं वो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर भी हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनकी मौजूदगी में नॉन इलेक्टेड मुशीर जो हैं वो कानून के तहत, किस कानून के तहत कार्रवाई चलाते हैं हाउस की? देखें सर, ये एक सवाल बनता है। हमारे लोगों में ये एतमाद होना चाहिए कि इलेक्टेड एक, तो आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो अली मोहम्मद खान ही चला रहे हैं, वो बाबर अवान साहब चला रहे हैं। अच्छा जी, बाबर अवान साहब चलाते हैं। जाहिर है अगर बाबर अवान साहब चलाएंगे तो जाहिर है एक क्वेश्चन अराइज करता है ना, बाबर अवान साहब बहुत काबिल वकील है, आप उनको लॉ के शोबे में बिठाएं, उनसे वहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज से इस्तेफादा करें। पार्लिमानी अमूर में 450 बंदे में से आपको कोई बंदा नहीं मिलता है जो पार्लिमानी अमूर चला सके। अच्छा, लेकिन इसमें अब राजा रियाज साहब ये जो बात कर रहे हैं, आपका इशारा नदीम बाबर साहब की तरफ था, क्योंकि वो हमारे शो में आए थे पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में मसला हल कर देंगे, तो अभी तक मसला, आज तो 10-12 दिन हो गए हैं। हाँ। महीना हो गया मसले को चले हुए। अच्छा, इसमें ये क्या आपकी पार्टी का जो आपके जो साथी हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के, कभी उन्होंने सोचा कि आप मिल के जाके प्राइम मिनिस्टर को अपनी गुजारिशात पेश करें और उनको ये बताएं कि अगर आपके पास एक इलेक्टेड आदमी है, अली मोहम्मद खान पार्लिमानी अमूर का वज़ीर ममलकत है, वो चलाए हाउस को, एक गैर मुंतखब आदमी क्यों चलाए? एक तो ये प्रॉब्लम है कि खान साहब को मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि खान साहब से जो बात की जाती है, खान साहब उसको अपने एंगल से लेते हैं। वो जो हम लोग मिलते हैं, उन ख़ास तौर से सियासी लोग जो उनको मिलते हैं, वो उनका थोड़ा सा सोच में वो समझते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं शायद कोई ज़ाती मफाद में कर रहे हैं। हालांकि हम जो बात करते हैं वो तरीक़े इंसाफ के मफाद की करते हैं। खान साहब ने 22 साल मेहनत की है और उस 22 साल की मेहनत के बाद आज उनकी पार्टी जो है तबाही की तरफ जा रही है। हम हैं जो उन्हें बताते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके इर्द गिर्द एक ऐसा ग्रोह मफाद परस्तों का, लुटेरों का, जिस तरह अपने मफाद की के लिए लुटेरे का लफ्ज़ कुछ सख्त नहीं है आपने? चलें, जो लोग, ये आप मुझे बताएं कि अपनी ज़ात के लिए एक चीज़ 7,000 रुपये की किलो मिल रही है, उसको अपना टैक्स लगा के लोगों के लिए बंद कर दें और वो 21,000 रुपये किलो बेचनी शुरू कर दें।